नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर आर्टिकुलेट, जिसमें आज मैं आपसे जिक्र करने जा रहा हूं आर्यों के बारे में। लेकिन क्या मैं आर्यों के बारे में ये बताऊंगा कि वो लोग कहां से आए थे? तो जवाब है नहीं। मैं आपको आर्यंस के बारे में ये नहीं बताने वाला हूं। उल्टा आप मुझे बताने वाले हैं कमेंट में कि आर्य कहां के थे। मैं तो आपको केवल ये आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि ये जो आर्य है, इनके बारे में या इनसे संबंधित कौन कौन से साक्ष्य, कौन कौन से एविडेंस हमारे पास है। तो सबसे पहले बात आएगा, जब भी आर्यंस का बात उठेगा तो सबसे पहले बात आएगा वेद का, और उस वेद में सबसे पहले अगर किसी वेद का जिक्र आएगा तो वो होगा ऋग्वेद। तो जी हां, सबसे पहले मैं बात करूंगा ऋग्वेद का। ऐसा नहीं कि ऋग्वेद एकमात्र ऐसे ग्रंथ हैं जो इनसे संबंधित हैं। ऋग्वेद के अलावा अवेस्ता, होमर, ऐसे ऐसे और भी कई ग्रंथ हैं जो उसी टाइम पीरियड के, उसी समय काल के हैं, उसी ऋग्वेद के समकालीन हैं। और इन सबों में जिस सभ्यता, समाज, जिस कल्चर, एथिक्स, रिचुअल का जिक्र है वो हमें आर्यंस के कहानी में भी मिलता है। अगर इसे दूसरे शब्दों में समझें तो इन ग्रंथों से जो भी कुछ हमें पता चलता है वो एक बात तो तय है कि वो आर्यंस के बारे में पता चलता है। यानी कि इससे एक बात तो साफ समझ में आता है कि भारत में मिला ऋग्वेद और ईरान के देशों में मिला जैन अवेस्ता, इन सबों में बहुत सारी बातें एक समान हैं और ये सभी ग्रंथ एक ही समुदाय के लोगों से संबंधित हैं और वो समुदाय आर्यंस हैं। यानी कि ऋग्वेद हो या जैन अवेस्ता हो या होमर हो, ये सभी आर्यंस के बारे में बताते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि ये सभी एक जगह ना मिलकर के अलग अलग जगहों में मिलते हैं, अर्थात आर्यंस का संबंध इन अलग अलग जगहों से था जहां पर ये वेद, ये ग्रंथ हमें मिले हैं। लेकिन ये वेदों पर ही कहानी समाप्त नहीं होती। वेदों के अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो इस पे अपना ध्यान हमारा आकर्षित करती हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो हमें दिखता है घोड़े। आर्यंस का घोड़े के साथ बड़ा गहरा संबंध। अगर हम देखें इसे ध्यान से तो घोड़े के लिए ऋग्वेद में अश्व शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अवेस्ता, लैटिन लैंग्वेज में भी अश्व शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीक लैंग्वेज में भी अश्व शब्द का इस्तेमाल किया जाता है घोड़े के लिए। यानी घोड़े के लिए जो अश्व ये शब्द है, ये ऐसा नहीं कि संस्कृत का लैंग्वेज है, ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। यानी इंडो यूरोपियन फैमिली के अंतर्गत जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उनमें अश्व शब्द हमें दिखते हैं। और इस अश्व का, इस घोड़े का काफी गहरा संबंध हमें ऋग्वेद बताती है कि आर्यन लोगों के साथ था। घोड़ा उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। घोड़े का इस्तेमाल सवारी के लिए, युद्ध के लिए, माल ढोने के लिए, इनफैक्ट कंज्यूम करने के लिए, पेट भरने के लिए भी होता था। ये जो घोड़े हैं, इनके लिए ऋग्वेद में 2 श्लोक दिए हुए हैं और ये 2 श्लोक पूरी तरीके से घोड़े को समर्पित हैं। यहां तक कि अवेस्ता में भगवान मित्र से ये प्रार्थना किया गया, एक प्रार्थना लिखा है जिसमें ये कहा जा रहा है भगवान मित्र से कि आप बेहतर बच्चे और बेहतर घोड़े दो। ये मित्र भगवान का जिक्र हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। यानी कि इससे 2 बातें क्लियर होती है। एक तो घोड़े का इस्तेमाल इस आर्यों के सिविलाइजेशन में बहुत अधिक था, उनका बहुत अधिक महत्व था, बहुत अधिक वेटेज था, पहली बात। दूसरी बात जो हमें पता चलती है कि ये जो आर्यंस थे, इनके लिए ऋग्वेद जैसे है भारत में जो पाया गया और ईरान में पाया गया जैन अवेस्ता, इन दोनों में मित्र भगवान का जिक्र है। यानी देवता मित्र इन दोनों के परमेश्वर रहे, इन दोनों में इंपॉर्टेंट रहे। दूसरी बात है घोड़े से रिलेटेड, यानी अश्व से रिलेटेड बहुत सारे नाम भी आपको मिलेंगे। अगर आप ऋग्वेद पढ़ते हो उसमें 215 बार अश्व का जिक्र है। बहुत सारे राजे, महाराजे या कह सकते हो प्रमुख लोगों के नाम घोड़े के नाम से संबंधित हैं। ये घोड़े उनके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक है कि घोड़े
साइबेरियन कंट्री के हैं, या बोल सकते हो टेम्परेट जोन के होते हैं बेसिकली। वहां पर से ही घोड़े अन्य देशों में पहुंचे। क्या आर्यन भी उन्हीं के साथ आए थे, वही घोड़े लेके आए थे? नहीं पता, कमेंट में बताना आप। फिलहाल मैं तो आपको इस सवाल के जवाब तक पहुंचने वाले रास्ते पर लेके चल रहा हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, जब लोगों को घोड़े का एहसास हुआ, घोड़े का इस्तेमाल पता चला, घोड़े से रूबरू इतना अधिक हो गए, धीरे धीरे घोड़े के महत्व बढ़ने के साथ साथ घोड़े के साथ और भी चीजों को जोड़ा गया और रथ सामने आता है। ये जो रथ थे पहिए पर चलते थे, तेज चलते थे। ये जो आर्यंस थे तर्कस में रखे जाने वाले तीर धनुष घोड़े वाले रथ का इस्तेमाल किया करते थे, ऐसा ऋग्वेद में बताती है। ये जो रथ थे शुरुआती दौर के इसके पहिए भरे होते थे पूरे, बाद में स्पोक वाले पहिए आ गए, जिसकी वजह से पहिए का वजन कम हुआ और ये और तेज गति से स्पीडली चलने लगे। आप घोड़े और रथ का संबंध कुछ ऐसा देखो कि एक यज्ञ आगे जाकर के सामने दिखता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अश्वमेध यज्ञ, जिसमें अश्व की बलि दी जाती थी। हम देखते हैं कि महाराज दशरथ का जिक्र आता है, यानी दशरथ रथ से संबंधित दिखता है। आप समझ सकते हो कि ना घोड़े और रथ इन आर्यों के लिए कितने अधिक महत्वपूर्ण साबित होते गए। जब हम बात करते हैं इस तरीके से घोड़े और रथ का, तो यहाँ पर और भी बातें सामने आती हैं। सवाल है ये आर्यंस रहते कहाँ थे? तो हमें इसके भी एविडेंस मिले। हमें पता चला, हमें जो एविडेंस मिले उससे ये सामने आता है बात कि ये आर्यंस अंडरग्राउंड होम में रहा करते थे, गर्तावास में रहा करते थे, अंडरग्राउंड घरों में। और अंडरग्राउंड में क्यों? क्योंकि ठंडे प्रदेश में ठंड से बचने के लिए वो अंडरग्राउंड घरों का इस्तेमाल करते थे। तो यहां पर एक बात और सामने आता है कि भारत में तो इतना ठंड नहीं था, लेकिन टेम्परेट जोन जो है जैसे सेंट्रल एशिया, वहां पर तो ठंड था, तो मजबूरन वहां पर वो अंडरग्राउंड घर में रहा करते होंगे। यहां पर भी आर्यों का सेंट्रल एशिया कनेक्शन दिखता है, आर्यों का रसिया के साथ कनेक्शन दिखता है, यूरेशिया कनेक्शन दिखता है। तो आर्यंस में भी इस अंडरग्राउंड घर में इसलिए रहा करते थे क्योंकि ठंड से बच सके। और यही फिर आगे जाकर के जब वो भारत पहुंचे तो भारत के कश्मीर में भी हमें कुछ अंडरग्राउंड घर मिलते हैं, जिसे हमने गर्तावास बुर्ज होम कहा। क्यों? क्योंकि ये अंडरग्राउंड घर है। और शायद इसी अंडरग्राउंड घर वाले कॉन्सेप्ट की वजह से लोगों में दफनाने का प्रचलन बढ़ा, कॉन्सेप्ट आया। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि ये जो अंडरग्राउंड घर है इसमें लोग रहते थे, इसी से हो सकता है शायद दफनाने का विचार सामने आया हो मृत्यु के पश्चात। लेकिन आर्यंस में जलाने का प्रथा अधिक प्रचलित था, इसके बहुत सारे एविडेंस भी मिले हैं। और ये जलाने वाली जो प्रथा है धीरे धीरे हड़प्पा के लोगों ने भी अपना लिया। हड़प्पा में शुरुआती दौर में लोग दफनाते थे, लेकिन बाद में हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं जिसमें मिट्टी के बर्तनों में जले हुए हड्डियों के अवशेष हैं। अर्थात लोग पहले इंसान को जला देते थे मरने के बाद और उनके अस्थियों को मिट्टी के बर्तनों में यानी कलश में डाल के दफना देते थे। ये बात के समय में हड़प्पा में हमें देखने को मिलता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज हमें दिखी यहाँ पर वो दिखता है भोजपत्र। सवाल ये भोजपत्र क्या है? एक पेड़ होता है जिसे वृक्ष बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उसे भुर्ज बोलते हैं। तो भुर्ज एक ऐसा पेड़ है जिसमें छाल जो होते हैं थोड़े पेपर की तरह वो खुद बाहर हो जाते हैं, तो उसे निकाल लिया जाता था। और भुर्ज पेड़ के छालों का इस्तेमाल पहले लोग अपने घर को ढकने में, कवर करने में, फिर उसमें लिखने का इस्तेमाल करने लगे। भुर्ज पेड़ के पत्तों पर लिखा जाने लगा। और भारत के जो भी पुराने कह सकते हो कि मैन्युस्क्रिप्ट है वो भुर्ज पेड़ के पत्तों पर लिखे गए हैं, छालों पर लिखे गए हैं। तो इससे हमें एक संबंध स्थापित करने का मौका मिलता है आर्यों का इस भुर्ज पेड़ के साथ, और इस भुर्ज पेड़ का मानव जाति के शुरुआती दौर के ग्रंथों के साथ, क्योंकि शुरुआती दौर में जो लिखे गए वो इसी पेड़ के छालों पर या पत्तों पर लिखे गए। ये पेड़ नॉर्मली
अगर देखा जाए तो हर जगह नहीं उगता है। ये पेड़ केवल बर्फीले जगहों पर उगता है, जैसे सेंट्रल एशिया, साइबेरिया, इंडिया का हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो इससे भी आर्यों का एक कनेक्शन दिखता है कि वो कहीं ना कहीं टेम्परेट जोन से थे। ये भुर्ज पेड़ के छालों से तो हमें बहुत कुछ जानने को मिला, लेकिन यहाँ पर एक बात और, इंसान रहते थे, घोड़े का इस्तेमाल करते थे, भुर्ज पेड़ का इस्तेमाल करते थे, ये सब हम समझ गए। लेकिन सवाल है कि मरने के बाद क्या होता था? तो जवाब वही कि अंतिम संस्कार के लिए लोग दफनाया करते थे, लेकिन मुख्यतः आर्यों में जलाने की प्रथा प्रचलित थी। और जब जलाने का बात आता है तो निसंदेह यहाँ पर अग्नि का बात उठेगा ही उठेगा। और जब अग्नि का बात उठता है तो सबसे पहला सवाल कि क्या आर्यंस अग्नि की उपासना करते थे? तो जवाब है हाँ। वैसे तो अग्नि दुनिया के सारे इंसानों के लिए, सारे सिविलाइजेशन, सभ्यता के लिए बहुत ही अधिक जरूरी है। अग्नि के बिना आप किसी समाज की, किसी व्यवस्थित या विकसित मानव सभ्यता की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन आर्यंस अग्नि की पूजा करते थे। अवेस्ता से पता चलता है कि उस वक्त ईरान के लोग भी अग्नि की पूजा करते थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अग्नि की पूजा किया करते थे या नहीं, इस बात पर आज भी इतिहासकार में मतभेद है। मतभेद ये है कि हमें कोई भी वैसा अग्निकुंड सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलता है, लेकिन कुछ एक ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे कहीं ना कहीं हमारा ये शक इस ओर जाता है कि शायद हड़प्पा सभ्यता के लोग भी अग्नि की उपासना क्या करते होंगे। लेकिन इस पर प्रॉपर राय बना लेना, विचार बना लेना अभी संभव नहीं हो पाया है। जब यहाँ पर अग्नि की बात उठी है तो अग्नि में आहुति देने की प्रथा ये आर्यंस में हमें देखने को मिली। आहुति यानी बलि। आहुति किन चीजों का? घी का, लकड़ियों का, अपने वक्त का, अनाज का और भी अन्य चीजों के साथ साथ पशुओं का, अर्थात पशु बलि। तो लोग पशु बलि दिया करते थे। आर्यंस में सवाल है किस पशु की बलि दी जाती थी? घोड़े की बलि दी जाती थी। अश्व बलि बड़े प्रचलित थे। जब देवी माँ का पूजा किया जाता था तब भैंसे की बलि दी जाती थी। और इतिहास की किताबें कहती हैं कि गायों के बलि से भी संबंधित कुछ साक्ष्य मिलते हैं। हमें यह पता चलता है कि ये जो आर्यंस थे ये गायों को केवल इसलिए नहीं पालते थे कि उनसे उन्हें दूध मिले। आपको पता होगा, अगर नहीं तो मैं बता देता हूं, कुछ ऐसे जनजाति समूह हैं जैसे गोंड, वो गायों के दूध को नहीं लेते क्योंकि वो बोलते हैं गाय दूध अपने बछड़ों के लिए देती है, ना कि हमारे लिए देती है, इसलिए वो गायों के दूध को नहीं पीते हैं। आज के समय में बहुत सारी ऐसे एनजीओ हैं जो वेगन कल्चर को आगे लाना चाहती है, जिसमें गाय के दूध का विरोध किया जाता है। उसके सब्स्टिट्यूट में सोया मिल्क के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। क्या ये आर्यंस गायों के दूध का इस्तेमाल करते थे? इस पर कहीं ना कहीं थोड़ा विवाद है। और साथ ही साथ विवाद ये भी है, ये भी पाया गया कि जो लोग आर्यन सभ्यता में गाय पालते थे वो मांसाहारी होते थे और शायद वो गायों को कंज्यूम भी किया करते थे। लेकिन इस बात पर संदेह है, इस बात पर एक मत हो पाना अभी थोड़ा मुश्किल है। 2-3 कारणों से, इतिहास के कारणों से भी और कुछ राजनीतिक कारणों से भी। अन्य बातों पर देखें कि अश्वबलि तो घोड़े का बड़ा प्रचलित था। लोग घोड़े का इस्तेमाल तो करते ही थे और घोड़े का बलि भी देते थे। और बलि इसलिए देते थे क्योंकि उस घोड़े को कंज्यूम करते थे, खाते थे, और घोड़े उनके पल पल पर साथ देने वाला साथी था। तो शायद इन्हीं कारणों से, घोड़े की उपयोगिता की वजह से शायद ये लोग घोड़े का बड़ा इस्तेमाल किया करते थे, घोड़े को बड़ा पसंद किया करते थे। और बार बार हमें ग्रंथों में घोड़े का जिक्र भी दिखता है। यहाँ पर घोड़े को जब हमने जाना तो एक कुछ और बातें सामने आती है कि घोड़े खाते क्या थे। डेफिनेटली घास चरते होंगे, पेड़ पौधे इन सबों को खाते होंगे। तो जब यहाँ पर पेड़ पौधे का बात आता तो एक पौधा बड़ा फेमस रहा है ऋग्वेद से संबंधित, वो है सोम। फिलहाल कुछ रिसर्च में सोम के पौधे कि कुछ एविडेंस हमें तुर्कमेनिस्तान के मंदिर में मिला है, एक इफेड्रा नाम से पौधा, और इसका संबंध सोम के साथ जोड़ा गया। ये माना गया कि शायद सोम रस में जिस पौधे का इस्तेमाल होता था वो वर्तमान के तुर्कमेनिस्तान में पाए जाने वाला इफेड्रा ही हो।
लेकिन अभी भी इस पे इतिहासकार थोड़े मतभेद रखे हुए हैं। इन सबों के बाद और एक एविडेंस है जो वर्ल्ड में बड़ा फेमस हुआ, आर्यों की वजह से नहीं, हिटलर की वजह से। आपको पता होगा हिटलर स्वास्तिक का इस्तेमाल करता था अपने सिंबल के लिए, नाजीवादी विचार के लिए। हिटलर आर्यंस को सपोर्ट करता था। वो बोलता था कि इस दुनिया में केवल आर्यों को रहने का जगह होना चाहिए क्योंकि आर्य सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो हिटलर आर्यों को प्रमोट करता था और उस वक्त ये स्वास्तिक अधिक प्रसिद्ध हुआ, अधिक प्रचलित हुआ। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें जो बेसिक है, जो आर्यों को या आर्यों के आइडेंटिफिकेशन की बातें करती है, उसके बारे में अभी तक मैंने बताया। यहाँ पर एक बात और है जो काफी इंपॉर्टेंट है, भाषा। भाषा वो नहीं जो बोला गया, भाषा वो जो लिखा गया, यानी लिपि। ये काफी सोचने वाली बात है। हम जिस शब्द को बोल रहे हैं या अपने आवाज को, अपने बोली को, अपने विचार को अगर हम कलम से उतारते हैं, यानी एक सिंबल बनाते हैं और उस सिंबल को लोग पढ़ के उसी आवाज को निकालते हैं या अपने आवाजों को प्रतीक में, सिंबल में तब्दील कर देना, ये जब इसका इजाद हुआ होगा तो निसंदेह ये दुनिया के महान खोज में से एक रहा होगा। सवाल है आर्यंस कैसे अपने शब्दों को अक्षरों में तब्दील किए, अपने बोली को, अपनी जुबान को अक्षरों में तब्दील किए। ये एक काफी रोचक और जानने वाली बातें हैं और इस पर काफी गहन अध्ययन किया जा रहा है और वक्त आने पर जब इसके बारे में कुछ और पुख्ता पता चलेगा तो मैं आपसे जरूर से साझा करूंगा। आज के टॉपिक में हमें केवल ये जानना था कि आर्यन से रिलेटेड कौन कौन से पहचान है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आर्यन से संबंधित हैं। वैसे आइडेंटिफिकेशन की बात मैंने की, आज पहचान की बात की। और यहाँ पर लेकिन एक सवाल मैं आप सबों के सामने छोड़ा हूं इतनी पूरी कहानी को सुनाने के बाद कि आर्यंस कहां के थे। क्या वो भारत के मूल निवासी थे या आर्यंस मध्य एशिया से उठ के आए थे जैसे मैक्स मुलर बोलते हैं, या कहीं और से उठ के आए थे, या क्या पूरा कहानी था। अगर आपको मेरे इस पूरे कहानी को सुनने पर कुछ भी क्लू मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए, क्योंकि मैं बातों बातों में जवाब दे चुका हूं। अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको जवाब पता चल गया होगा, और अगर आपको जवाब पता चला है तो कमेंट सेक्शन में आकर जरूर से बताएं मुझे कि आपका क्या मानना है, आर्यंस कहां के थे, उनका मूल रूट क्या था, क्यों भारत में पाए जाने वाले नॉर्थ इंडिया के ज्यादातर लोगों में आर्य जीन पाए जाते हैं, जबकि साउथ में ये मात्र 10% लोगों में है। दिल्ली के 35% लोगों में आर्य जीन है और नॉर्थ इंडिया के 40% लोगों में आर्य जीन पाया जाता है। क्यों? इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिले जो भी एविडेंस हैं, जो भी नरकंकाल हैं, उनके जीन भारत के नॉर्थ इंडिया के लोगों के जीन से ना मिल करके साउथ के लोगों से मिलते हैं, भारत के ट्राइब से जुड़ते हैं, अफ्रीका के लोगों से मिलते हैं। क्यों आर्यन का जो जीन है, डीएनए है, यूरोप के लोगों से भी मैच करता है, अमेरिका के लोगों से भी मैच करता है। इन सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए देखते रहे हमारे साथ आर्टिकुलेट का ये सीरीज, जिसमें मैं एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री एक कहानी के तर्ज पर आपको सुनाते हुए चल रहा हूं। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।